ये है एक खूनी दास्तान, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। आदमखोर दरिंदे जो इंसान के गोश्त के प्यासे हैं, और एक शिकारी जो अपनी जान पर खेलकर इन दरिंदों से टकराता है। पेश है आदमखोरों की वादी। शाम तक हम तीनों कडावा में पहुंच गए। यहाँ देवा की छोटी बहन ब्याही हुई थी। वो हमें उनके घर ले गया। इसके बहनोई की कुछ गायें और 2 बाग चाय के थे। खाते पीते लोग थे। इन्होंने हमारी खूब आवभगत की और अच्छे खासे मकामी खाने हमारे आगे रख दिए गए। पंजाब की खातिर तवाज़ो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी, इसलिए वो लोग मेहमानों की दिल खोल कर आवभगत करते थे, ताकि कल उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो सके। फिर जब लोगों को ये पता चलता कि ये बड़े शिकारी हैं और आदमखोरों से निजात देने के लिए आए हैं, तो लोग मजीद मेहमानदारी का सबूत देते। नाश्ते के फौरन बाद ही हम पराग के लिए निकल खड़े हुए। देवा कार चलाने के साथ साथ जबान भी चला रहा था। इसने बताया, गायब होने वाले अफराद पराग और घाट शुमाला के रहायशी हैं। इसके अलावा जो करीब के छोटे मोटे गांव हैं, वहां से भी कई लोग गायब हो चुके हैं। सासानी आदमखोरों की हैबत इतनी ज्यादा है कि वो रात तो किया, दिन दहाड़े भी लोगों को उठा कर ले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। मगर ये भी तो हो सकता है कोई जंगली दरिंदा इन्हें उठा कर ले जाता हो। बाज दफा दरिंदा जब आदमखोर बनता है तो इतना चालाक और होशियार हो जाता है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती और दरिंदा अपना काम करता रहता है। मैंने देवा की बात काट कर कहा, मुझे तो ये किसी तेंदुए की चाल लगती है। जैक ने अपना ख्याल जाहिर किया, पहले हम भी यही समझते थे साहब, लेकिन पराग्राम के लोगों ने खुद अपनी आंखों से उन हबशी जंगलियों को देखा है। देवा झट बोला, जब देखा था तो उनके साथ मुकाबला क्यों नहीं किया? इन्हें वहीं ढेर कर देते तो आइंदा उनकी जुर्रत ना होती इस तरफ आने की। जैक बोला, साहब, कुछ लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की थी, मगर वो आदमखोर इतने ताकतवर और चुस्त हैं कि उल्टा कई लोगों को जख्मी कर दिया। फिर देव वाकयात की तफसील बताने लगा कि किस तरह जंगलियों ने लोगों को उठाने की कोशिश की, वर किस तरह गांव वालों के साथ उनका मुकाबला हुआ। बातों बातों में हमने अच्छा खासा सफ़र तय कर लिया था। अब आगे सड़क की खस्ता हाली शुरू हो गई थी। जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने की वजह से कार की रफ्तार मध्यम हो गई थी। दूसरी आफत सड़क पर दरख्तों की मोटी पतली टहनियाँ थी। देवा ने बताया कि इस रास्ते को हुकूमत ने 1-2 बार बनाने की कोशिश की थी, फिर ना जाने क्यों इस तरफ उनका ध्यान ना रहा। काफ़ी तगू दो के बाद बहरहाल हम पर उग्रामा गांव पहुंच गए। अब हमें सीधा घाटशाला की तरफ जाने वाले रास्ते पर जाना था। जैसे ही हमारी कार ने मोड़ काटा, एक तरफ कुछ लोगों का हुजूम नजर आया जो आपस में कोई बात कर रहे थे। दीवाने ने कार उनके करीब जाकर खड़ी की तो सबका ध्यान हमारी तरफ हो गया। दीवाने कार से उतरकर मकामी ज़बान आसामी में उनसे पूछा, क्या मसला है? इतना हुजूम क्यों इकट्ठा हुआ है? आसामी और भोजपुरी मेरे लिए नई ज़बानें थीं, मगर जैक इन्हें समझ लेता था। इन लोगों ने देवा को बताया कि सासानी कबीले के लोग अभी अभी 2 बच्चों को उठाकर ले गए हैं और जाते हुए एक आदमी को नेज़ा मारकर जख्मी कर गए हैं, जिसने उन बच्चों को छुड़ाने के लिए मज़हमत की थी। तब दीवाने हमारी तरफ इशारा करके इन्हें बताया कि हम दोनों शिकारी हैं, तुम लोगों की मदद और उन आदमखोरों से निपटने के लिए आए हैं, इसलिए जो हुआ है इसे आराम से बता दो। इसकी बात सुनकर लोग हमारी तरफ आए, लिहाजा हमें भी कार से उतरकर उनके पास खड़ा होना पड़ा। वो सब लोग एक साथ मदद की दरख्वास्त करने लगे। देवा ने इन्हें समझाया कि सबके बजाय सिर्फ एक आदमी बात करे
तभी बात समझ में आएगी। तब उनमें से एक शख्स जो शक्ल से मुखिया या उनका करता धरता लग रहा था, भोजपुरी जबान में मुझसे मुखातिब हुआ। ए साहब तो बदीसी लागत हैं। वो जैक की तरफ इशारा करते हुए बोला, मगर बिटवा तुम बदीसी नहीं लागत हो। हमको बताई गोआ तुम किधर का रहने वाला है। जब मैंने उनको बजवात के बारे में बताया तो उनकी समझ में ना आया कि बजुआत कहाँ है। अलबत्ता जम्मू और पंजाब के बारे में बताया तो वो समझ गए। फिर इन लोगों ने बताया कि हमारे 2 बच्चे अपने चाचा के हमराह जंगल के साथ वाले खेतों में गए थे। चाचा तो इन्हें एक तरफ बिठाकर काम पर लग गया। कुछ देर बाद अचानक ही इसकी नज़र 2 अफराद पर पड़ी जो दबे पांव उन बच्चों की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के हाथों में तेज नोकों वाले नेज़े थे। इसने शोर मचा दी, लेकिन उनमें से एक जंगली ने वहीं से नेज़ा फेंका जो उसके कंधे पर लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसी लम्हे इन जंगलियों ने उन बच्चों को उठाया और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। उनका जख्मी चाचा बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा। फिर जब तक हम उनकी तलाश में निकले, वो जंगी इन्हें ना मालूम जगह पर ले जा चुके थे। जैक ने इन्हें तसल्ली दी और कहा, अब वो आदमखोर कबीला ज्यादा देर इस जंगल में रह नहीं पाएगा। 3-4 दिनों बाद उनकी लाशें आप सबके सामने पड़ी होंगी। इस पल एक बच्चे की माँ, जिसकी रो रो कर बुरी हालत थी, आगे बढ़ी और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये अंगूठी आप रख लो और चाहे हमारा घर भी रख लेना, मगर उन आदमखोरों को जिंदा नहीं छोड़ना जिन्होंने मेरे मासूम बच्चे को उठा लिया है। मैंने उसकी अंगूठी लेने से इनकार कर दिया और कहा, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मगर हम तुम्हें यकीन ज़रूर दिलाते हैं कि उन आदमखोर जंगलियों को हम जंगल की तह से भी निकालकर अबरतनाक मौत देंगे। इन लोगों ने हमारी हर मुमकिना मदद करने का वादा किया और कुछ ने खाने पीने की चीज़ें भी देना चाहिए, मगर हमारे पास खाने पीने का वाफिर सामान कार में मौजूद था, इसलिए उनसे कुछ ना लिया। जैक का ख्याल था कि हमें यहाँ से पैदल ही जंगल की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है सासानी कबीला यहाँ से नज़दीक हो, मगर मेरा इरादा सड़क के दरमियान में जाकर जंगल के अंदर जाने का था, क्योंकि वहाँ घना जंगल होने की वजह से इंसानी आबादी ना थी और ऐसे ही घने हिस्से में उन आदमखोरों की रहाइश की तवक्को थी। जैक को मेरी बात समझ में आ गई। फिर हम तीनों इस रास्ते पर चल पड़े। हमने देवा से कहा कि वो हमें सड़क के दरमियान छोड़कर वापस परागरामा गांव पहुंचकर 5-6 दिन तक हमारा इंतज़ार करे। अगर हम लौट आए तो ठीक है, वरना वापस वसीपुर राय साहब के पास चला जाए। वो निडर होने के साथ साथ पर खुलूस भी था। उसने कहा, साहब, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि आपको मौत के मुंह में भेज कर मैं खुद वापस चला जाऊं। आप अगर 6 दिन के बाद वापस ना लौटे तो मैं पूरा गांव लेकर आपकी तलाश में आ जाऊंगा। वाह देवा, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। जैक ने उसकी बहादुरी को सराहा। साहब, मैंने बड़े बड़े शिकारियों के साथ काम किया है, मगर आप उनसे अलग दिखाई देते हो और मेरा दिल कहता है आप एक सासानी कबीला किया 1000 कबीलों को नेस्तू नाबूद करके वापस आ सकते हो। और फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। जैक और देवा एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जबकि मैं चौकनी नज़रों से अतराफ में देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये इलाका बहुत ख़तरनाक है। यहाँ किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। फिर हमें जंगली जानवर दिखाई देने लगे, जो कभी हमारे आगे से गुजरते तो कभी पीछे से। कुछ हमें सड़क के अतराफ में भी नज़र आने लगे। मैंने देवा से कहा कि वो कार की रफ्तार कम कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर के टकराने से हमारी कार उलट जाए। देवा ने कार आहिस्ता कर ली। जैक भी अतराफ में सर घुमा घुमा कर जानवरों को देख रहा था। एक तरफ हमें हिरणों का टोला दिखाई दिया जो सड़क के साथ साथ चल रहा था। इन्होंने सर उठाकर हमारी तरफ देखा, फिर अपने काम में मसरूफ हो गए। मगर शुक्र था कि अभी हमारा किसी बड़े जानवर से सामना नहीं हुआ था,
वरना वो हमारी कार रोकने की कोशिश जरूर करता। अचानक ही हमें ढोल बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो दूर कहीं से आ रही थी। मैंने जैक से पूछा कि उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसने भी इस बात में सर हिला दिया। साहब, सासानी कबीले वालों को हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए ढोल पीटकर हमारी मौजूदगी के बारे में बताया जा रहा है। देवा ने इंकिशाफ किया। तुम्हें कैसे पता कि ये सासानी हैं? मैंने इस्तिफसार किया। मैंने एक शिकारी से सुना था, उसने राय साहब को बताया था कि ये जंगली किसी अजनबी को देखकर ढोल बजाकर अपने कबीले वालों को आगाह करते हैं। उसने बताया, फिर तो हमें चौकना हो जाना चाहिए। जैक ने राइफल को हाथों में थाम लिया। मैं भी बंदूक पर गिरफ्त जमाकर चौकस हो गया और पूरी मुस्तैदी से इधर उधर देखने लगा। ढोल की आवाज़ अब कुछ करीब महसूस हो रही थी। ऐसा लगता कि आवाज़ कभी करीब से आ रही हो और कभी दूर चली गई हो। फिर एकदम ही आवाज़ इस कदर करीब से आने लगी, जैसे कोई कार की छत पर खड़ा होकर ढोल पीट रहा हो। मेरा ख्याल है हमें यहाँ उतरकर देवा को वापस भेज देना चाहिए, जैक ने मशवरा दिया। नहीं, हमें आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना चाहिए, ये देखने के लिए कि जंगली हमें किसी तरह रोकने की कोशिश करेंगे। हमें उनकी हरकत और सिकनात पर नज़र रखना होगी और ये भी देखना होगा वो किस तरह से आते हैं। मेरी अभी बात पूरी ही हुई थी कि देवा ने कार रोक दी। क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? मैं जो एक तरफ देख रहा था, झट से बोला, साहब वो देखिए, सड़क के ऐन दरमियान में दरख्त पड़ा हुआ है। उसने आगे की तरफ हाथ का इशारा किया। हमने आगे देखा तो वाकई एक बड़े से दरख्त का तना सड़क के बीचों बीच इस तरह पड़ा हुआ था कि कार के गुजरने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर सड़क के दरमियान रखा हुआ हो। लगता है दरख्त हवा के जोर से टूटकर सड़क के दरमियान आ गिरा है। मैं इसे जाकर हटाता हूँ। जैक ये कहकर उतरना चाहा, मगर मैंने उसे रोक दिया और कहा, दरख्त को मैं हटाता हूँ, तुम बंदूक लेकर अतराफ में नज़र रखो और जैसे ही कोई खतरा महसूस हो फौरन गोली चला देना। जैक अपनी बंदूक लिए नीचे उतरकर खड़ा हो गया। मैंने अपनी बंदूक और कारतूसों वाला थैला उठाया और सड़क पर गिरे हुए तने के पास आ गया। उसको देखकर मेरा अंदाज़ा सही निकला। वाकई इसे किसी ने काट कर सड़क पर लिटा दिया था ताकि आने वाली गाड़ी को आसानी से रोका जा सके। मुझे ये हरकत सासानी आदमखोरों की लगी। चूँकि इन्होंने हमारी कार को देख लिया था, इसलिए इन्होंने हमें रोकने के लिए ये हरकत की है। मैंने अतराफ में गहरी नज़रों से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, मगर मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई ना दिया। कुछ देर पहले बजने वाला ढोल अब बंद हो चुका था। मैंने जैक को इशारा किया और बंदूक कंधे पर लटका कर दरख्त को एक तरफ करने के लिए जोर आजमाई करने लगा। यकायक एक तरफ से एक नेज़ा सनसनाता हुआ आया और दरख्त के तने में पेवस्त हो गया। यकीना किसी ने मेरा निशाना लेकर फेंका था, मगर वो थोड़ा सा पीछे रह गया। उसी लम्हे जंगलियों का शोर सुनाई देने लगा। मैंने दरख्त को छोड़ा और कंधे से बंदूक उतारने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे एक और नेज़ा मेरी तरफ आया। अगर मैं फौरन ही अपनी जगह ना छोड़ता तो लाजमी नेज़ा मेरे वजूद के पार हो जाता। जैक ने इस तरफ गोली भी चलाई, मगर मैंने इसे चीख कर कहा कि वो मुखालिफ सिमत में किसी बड़े दरख्त की आड़ में हो जाएं। फिर मैं खुद भी उनकी तरफ तलाश भरकर सड़क की दूसरी तरफ एक बड़े दरख्त की आड़ में पनाह गुज़ीन हो गया। इस दौरान कार के अंदर भी 2-3 नेज़े घुस चुके थे, क्योंकि विंडो स्क्रीन का शीशा टूटने की आवाज़ मेरे कानों तक आई थी। दरख्त की आड़ में आकर मैंने कंधे से बंदूक उतारकर उस तरफ तान ली, जिस तरफ से जंगलियों का शोर शराबा बुलंद हुआ था। मगर अब इस तरफ ऐसी गहरी खामोशी छा गई थी जैसे वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। मैंने कार की तरफ देखा तो 2 नेज़े उसमें लगे हुए थे, जैक और देव इसमें नहीं थे।
मैंने सोचा यकीनन वो भी किसी दरख्त की आड़ में होंगे। मैं काफ़ी देर तक जंगलियों के जवाब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन उनकी तरफ से ऐसे खामोशी छाई रही जैसे वो पीछे भाग गए हों। तब मैंने जैक और देवा को आवाज़ें दीं, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब ना आया। मुझे ख्याल आया कि कहीं जंगली हमले का फ़ायदा उठाकर उन दोनों को उठाकर तो नहीं ले गए। ये सोचते ही मैं जल्दी से दरख्त की आड़ से निकला और कार की तरफ आ गया। इसमें सामान जो का तू मौजूद था। मैं काफ़ी देर तक उन दोनों को अतराफ में तलाश करता रहा, मगर उनका मामूली सा भी सुराग ना मिल सका। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। इन दोनों को सासानी आदमखोर उठाकर ले गए थे। अगर इन्हें बर वक्त आज़ाद ना कराया तो वो इन्हें खा जाएंगे। मैं जल्दी से कार की तरफ आया। पहले तो इसमें पेवस्त नेज़े निकाल कर फेंके, फिर वो बैग उठाया जिसमें पराठे, अचार, भुनी हुई मुर्गी, बिस्किट, भने चने और पानी की छागल थी। कार से निकालकर अपनी कमर पर बांध लिया। दस्ती बम और कारतूस को पहले वाले थैले में मुंतकिल किया और पूरी तैयारी के साथ जंगल के अंदर इस तरफ आ गया जिस तरफ से जंगलियों ने नेज़े फेंके थे। यहाँ मुझे काफ़ी सारे इंसानी पैरों के निशान दिखाई दिए जो इस तरफ से आए थे उसी तरफ मुड़ गए थे। मैं इन निशानों के सहारे जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ने लगा। मेरे एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में लंबे फल वाला शिकारी खंजर था, जिसकी मदद से मैं दरख्तों की शाखें काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। पैरों के निशान कभी मिट जाते तो कभी वाज़ेह नज़र आने लगते। जब मैं सड़क से अंदर की तरफ चला था तो गर्मी इतनी खास ना थी, मगर अब सूरज आग बरसा रहा था। मेरे होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे। एक जगह पर एक दरख्त के नीचे बैठकर मैंने पानी पिया। प्यास इतनी थी कि जी चाहता था सारा पानी पी लूं, मगर ये सोचकर कि क्या पता आगे कोई शफ़ाफ पानी की नदी हो या ना हो, मैंने पानी बचाकर रखना ज़रूरी समझा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।